Good evening, everyone. Again, on the behalf of Paint Vision, I welcome you all on this great session on isocyanates, which will be taken by Dr. Gaurav Srivastav. Dr. Gaurav Srivastav is PhD from Indian Institute of Technology, starting working in 2005 in paint industry. Handled BYK additives for aroma chemicals in technical service laboratory. Worked for Delta Additives. Currently, he is working in Vimal Intertrade Private Limited. And as I told many times, Dr. Gaurav has 36 patents and 74 research papers in national and as well as international journals. आज का सेशन जो डॉक्टर गौरव ले रहे हैं, एक्चुअली ये इन्हीं का सजेशन था कि हम लोग इस तरह का कोई सेशन ले, बिकॉज ये सेशन या ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आइसोसाइनेट्स की केमिस्ट्री, प्रोडक्ट हैंडलिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेफ्टी। ये सभी चीजें यहाँ पे हम इसमें आज कवर कर रहे हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव आज के इस सेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। प्रधान सर, गुड इवनिंग। प्रधान सर, गुड इवनिंग। Very good evening, sir. Who's this? Sir, this is Manish from Paint Vision. Very good. Nice meeting you. गौरव सर बताइए। Yeah. Good evening, Manish ji. Thank you. Thanks again for introducing me to everybody. And this session is basically on isocyanates. And isocyanates we are using generally for paint manufacturing in 2K PU system. And some of these isocyanates are also used in polyurethane coating, polyurethane foam industry as well. So this topic is generally based on the isocyanate chemistry, why it is important to relate it with its product handling and safety. We are not discussing here around any of the formulation or anything regarding 2K PU coating, but generally how we make our hardener part, how we dilute it, what are the precautions we have to take, and why it is important. I am discussing on the basis of its chemistry as well. So starting with this presentation, I will just present you. Yes. So its presentation is being loaded, and it's isocyanates, chemistry, product handling and safety. So first of all, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आइसोसाइनेट्स होते क्या हैं। आइसोसाइनेट एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला जो है वो N+C+O होता है। जैसा कि इसमें आपको पिक्चर में नीचे दिख भी रहा होगा। आप इसमें देखिए कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है और अपने साथ में पोलैरिटी को रखता है। सो जिसके जो NCO ग्रुप है इसको हम आइसोसाइनेट बोलते हैं, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये NCO ग्रुप लगा होगा उसको जनरली रिफर किया जाता है आइसोसाइनेट्स नाम से। सो any organic compound that is having NCO group that is referred as isocyanates. So अगर किसी ग्रुप के अंदर 2 आइसोसाइनेट ग्रुप लगे हैं तो उसे हम डाई आइसोसाइनेट बोलते हैं, अगर 3 लगे होंगे तो ट्राई आइसोसाइनेट्स बोलेंगे, एंड सो ऑन। सो डाई आइसोसाइनेट्स स्पेसिफिकली इसमें जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि डाई आइसोसाइनेट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम पॉलीयूरेथेन डिजाइन करते हैं। पॉलीयूरेथेन कोटिंग जो है वो एक पॉलीऑल ग्रुप होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा। उसका रिएक्शन जब NCO ग्रुप से होता है तो पॉलीयूरेथेन लिंकेज बनता है, और उस लिंकेज की वजह से उस पूरे कंपाउंड को पॉलीयूरेथेन नाम से जाना जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए तो नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन का डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन का डबल बॉन्ड है, और ये दोनों डबल बॉन्ड होने की वजह से
कि ये जो मॉलिक्यूल है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है अपने नेचर में, क्योंकि डबल बॉन्ड जनरली अनस्टेबल होते हैं नेचर में, और साथ ही साथ में इसकी अनस्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से ये जो ग्रुप है ये रिएक्शन के लिए प्रोन होता है, ये किसी भी तरीके की रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट कर लेता है। अब आइसोसाइनेट ग्रुप के साथ में दो और सिमिलर स्ट्रक्चर में चीजें जुड़ी होती हैं, और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया इसके अंदर ताकि हमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो कि आइसोसाइनेट, साइनेट ईस्टर और आइसोसाइनेट्स ये तीन डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं, इन तीनों के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। सो जो साइनेट या साइनेट ईस्टर जिसको हम बोलेंगे, आइसोसाइनेट इज डिफरेंट, साइनेट इज डिफरेंट। सो जब हम साइनेट या साइनेट ईस्टर बोलेंगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OCN होता है। OCN का मतलब ऑक्सीजन इसमें प्राइमेटिव ग्रुप होता है जो रिएक्शन के लिए प्रोन होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो रिएक्शन के दो ही मोड अवेलेबल होते हैं, या तो वो ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के एंड पे रिएक्शन करेगा, या नाइट्रोजन के एंड पे रिएक्शन करेगा। नाउ आइसोसाइनाइड्स की जब हम बात करते हैं तो साइनाइड्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है इसके अंदर, और यहाँ पर नाइट्रोजन और जो कार्बन होते हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अभी जो आपकी रिएक्शन अवेलेबिलिटी है वो दोनों एंड पे है, वो नाइट्रोजन के पास भी हो सकती है और वो कार्बन के पास भी हो सकती है। देखो हटिया आओ, एक मिनट हटिया आओ नहीं। नाउ आइसोसाइनेट का नेचर क्या है, देखो और ये उसकी एड़ा है रिएक्टिविटी क्या है? हालेरिया है, ये सेशन मतलब सुबह थी शाम तक होना नहीं। प्लीज म्यूट योर माइक, तो प्लीज म्यूट कर लें, आपकी वॉइस बहुत आ रही है पीछे से। 2 मिनट हटा पापा, 5 मिनट हमें थोड़ा फिर सा आप करी। सर किसका है ये? दावा कौन में गाला? सज्जन जैन जी, फिलामाइट पेंट्स। सर अपने आप को सॉरी म्यूट। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो आइसोसाइनेट का नेचर और जो इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या है कि आइसोसाइनेट की अगर हम बॉन्डिंग को देखते हैं, जब हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोडाइमाइड्स के बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों ग्रुप से बहुत ज्यादा मिलता हुआ है। जब भी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को देखने से हमें पता चलता है कि जो NCO लिंकेज है वो नियरली लीनियर होता है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इसका, और वो लीनियर लिंकेज है। ये इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, जब तक इसके पास कोई दूसरा ग्रुप अटैच होने के लिए नहीं आएगा उस बॉन्ड में कर्व नहीं आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे नेचर में इस मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी वजह से आइसोसाइनेट्स का नेचर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, और वो बहुत से तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ रिएक्टिविटी को शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स वो कंपाउंड जनरली होते हैं जिनके ऊपर जनरली जो उनके पास में पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी होती है। इसमें अल्कोहल्स हैं, एमाइंस हैं, वाटर है, और डेफिनेटली सम मेटल्स हैं जो इसके साथ में रिएक्शन करती हैं। अभी आइसोसाइनेट का एक एग्जांपल मैंने वाटर के साथ में रिएक्शन दी हुई है आपकी। जब भी आइसोसाइनेट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो वो एक एमाइड ग्रुप बनाता है। एमाइड ग्रुप के साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ये बहुत प्रोन होता है, आइसोसाइनेट बहुत प्रोन होता है वाटर्स के साथ रिएक्शन करने के लिए। इसीलिए आइसोसाइनेट या जो हम जितने भी PU कोटिंग्स बनाते हैं उसको हमको वाटर या मॉइस्चर से बचाना पड़ता है। नेक्स्ट, आइसोसाइनेट की कुछ रिएक्टिविटी के और फर्दर एग्जांपल्स हैं। हम पॉलीयूरेथेन के केस में देखते हैं कि जब भी आइसोसाइनेट ग्रुप की रिएक्शन जब किसी अल्कोहल के साथ में होती है तो वो एक यूरेथेन लिंकेज को फॉर्म करता है। जैसे इसमें एक डाई आइसोसाइनेट लिया गया है और डाई आइसोसाइनेट की एक रिएक्शन डाईऑल के साथ में कराई गई है, तो ये एक पॉलीयूरेथेन कंपाउंड बन गया है पूरा। और इसके बीच में जो NCOO जो लिंकेज है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होती है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन अटैच है, एंड देन फर्दर एक सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच है, और वो फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रही है, दूसरे ग्रुप के साथ में अटैच हो रही है। ये जो लिंकेज है जिसे NCO जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है,
इसी को ही हम पॉलीयूरेथेन लिंकेज बोलते हैं, और इस पॉलीयूरेथेन लिंकेज की वजह से ही इसका नाम पॉलीयूरेथेन कहलाता है। फर्दर अगर ये एमाइन के साथ में रिएक्टिविटी करता है तो आपको यूरिया जैसा कंपाउंड देता है, यूरिया ग्रुप का कंपाउंड देता है। और जब कभी कोई आइसोसाइनेट यूरिया से रिएक्शन करता है तो वो बाईयूरेट बनाता है। बाईयूरेट हम जैसे जानते भी हैं कि हमारे पास बहुत से आइसोसाइनेट हार्डनर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि बाईयूरेट केमिस्ट्री बेस हैं। वो बाईयूरेट केमिस्ट्री बेस इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि उस कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आ पाए, एल्स जो आइसोसाइनेट है वो बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अगर किसी भी डाई आइसोसाइनेट की रिएक्शन दो या उससे ज्यादा एमाइन ग्रुप के साथ में होती है तो वो जो एक अपना पॉलीमराइजेशन का फॉर्म बनाता है उसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, जिससे आजकल नाउअडेज हम लोग पॉलीयूरिया कोटिंग के नाम से भी जानते हैं। पॉलीयूरिया कोटिंग इज नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन डाई आइसोसाइनेट और ट्राई आइसोसाइनेट अलोंग विद द एमाइन ग्रुप्स। सो कोई भी किसी भी एमाइन की रिएक्शन आप किसी आइसोसाइनेट से कराते हैं तो आपको पॉलीयूरिया मिलता है, और उस पॉलीयूरिया की इस रिएक्शन का ही यूज करके हम डिफरेंट पॉलीयूरिया कोटिंग्स को डिजाइन करते हैं। हाँ, जो कॉमन आइसोसाइनेट्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहला आइसोसाइनेट आता है MIC, मिथिलीन आइसोसाइनेट। मिथिलीन आइसोसाइनेट बहुत फेमस भी है, और आप सभी लोगों ने कई सालों पहले भोपाल गैस कांड सुना था। भोपाल गैस कांड में यही वो गैस थी जो रिलीज हुई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हुई थी। सो ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसका यूज सिर्फ एज एन इंटरमीडिएट होता है फर्दर प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज MDI। MDI जो है वो मेथिलीन डाइफिनाइल फोफो डाई आइसोसाइनेट इसका पूरा नाम होता है। इसके अंदर दो फिनाइल ग्रुप होते हैं जो कि एक मिथिलीन ग्रुप के साथ में अटैच होते हैं, और इसके दोनों एंड पर NCO होता है। ये जनरली हम अपनी रिएक्शंस के अंदर कैस्टर ऑयल पॉलीऑल्स होते हैं उनके साथ में यूज करते हैं। जनरली इसका यूज जो है वो हम फ्लोर कोटिंग में बहुत ज्यादा करते हैं ना। TDI इज टोल्यूइन डाई आइसोसाइनेट। इसका फुल नेम जो है वो टोल्यूइन डाई आइसोसाइनेट है। ये जो रिंग बना हुआ है ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 ग्रुप एक मेथिलीन ग्रुप लग जाता है तो इसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, और टोल्यूइन के साथ में जब दो NCO ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो हम उसको टोल्यूइन डाई आइसोसाइनेट बोलते हैं। टोल्यूइन डाई आइसोसाइनेट TDI का यूज बहुत सी जगहों पर होता है, स्पेशली इन फोम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इसका यूज है TDI का। और हम आइसोसाइनेट जो हार्डनर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं वो भी TDI का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज IPDI। IPDI एक का पूरा नाम आइसोफोरन डाई आइसोसाइनेट होता है। आइसोफोरन डाई आइसोसाइनेट का आइसोफोरन ये जो रिंग है इसकी वजह से इसका नाम लिया जाता है आइसोफोरन, और इसमें जब दो ग्रुप अटैच कर दिए जाते हैं तो इसकी वजह से इसका पूरा नाम आइसोफोरन डाई आइसोसाइनेट कहा जाता है। आइसोफोरन डाई आइसोसाइनेट के अंदर क्योंकि इस रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ज्यादा UV रेजिस्टेंस को बियर कर सकता है, इसलिए जितने भी UV रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट जनरली बनाए जाते हैं वो उसके अंदर जो हार्डनर होता है उसका एक कंपोनेंट IPDI होता है। IPDI आप डायरेक्ट यूज नहीं करते पर IPDI को मॉडिफाई करके आपको सिस्टम के अंदर यूज करवाया जाता है। जो हार्डनर्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल जो हम कहते हैं कि ये IPDI बेस है, तो IPDI बेस होने का मतलब यही होता है कि उसकी जो आउटडोर प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा इंप्रूव होंगी दूसरे से। इसके अलावा एक और कॉमन प्रोडक्ट है जिसे हम HMDI के नाम से जानते हैं या HDI के नाम से जानते हैं। इसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर होता है और ये जो आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक हार्डनर्स होते हैं, उनको बनाने में काम में आता है। इसके दो नाम पर लिए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या तो इसको HDI नाम से जाना जाता है या इसको HMDI नाम से जाना जाता है। सो हेक्सामेथिलीन डाई आइसोसाइनेट इसका पूरा नाम है। इसके अंदर 6 कार्बन की चेन लगी होती है और एक मिथिलीन ग्रुप के साथ में ये अटैच रहता है। एक और हम आइसोसाइनेट को जानते हैं जो कॉमनली यूज होता है एज अ मोनोमर फॉर मोस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशंस ऑफ मेकिंग आइसोसाइनेट, दैट इज H12MDI। H12MDI इसका नाम इसलिए कहा गया था क्योंकि ये 12 प्राइम हाइड्रोजिनेटेड MDI होता है। जो MDI का स्ट्रक्चर आपने देखा है ये जो MDI का स्ट्रक्चर था इसके अंदर ये डबल बॉन्ड्स लगे हुए थे। ये डबल बॉन्ड की रिंग थी, इसके अंदर जब हाइड्रोजिनेशन इसका करा दिया जाता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। जब ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं तो इसको हम 12 प्राइम
12 टाइम हाइड्रोजिनेटेड MDI बोलते हैं, और नाउ ये अभी यूवी रेजिस्टेंस इसका काफी अच्छा होता है। ये कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में हमने जाना। अब आगे का जितना भी प्रोसेस है वो सारा प्रोडक्ट हैंडलिंग, प्रोडक्ट डाइल्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड है। सो जो फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट हैंडलिंग के अंदर, जब कभी भी आपके पास में कोई आइसोसाइनेट आप सेलेक्ट करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन के लिए, तो सबसे पहले उसकी एसडीएस या एमएसडीएस की स्टडी करिए। एसडीएस मतलब सेफ्टी डेटा सीट और एमएसडीएस का मतलब है मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट। उसकी एसडीएस और एमएसडीएस का स्टडी कर रहे हैं। उस एसडीएस या एमएसडीएस के अंदर एक पार्ट होगा, जनरली ये पार्ट 9 के नाम से जाना जाता है या सेक्शन 9 होता है, जिसमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की कुछ ब्रीफिंग दी होती है। इस ब्रीफिंग की स्टडी करने से आपको कुछ एक आइडिया मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। देन फर्दर जो है हमको इस प्रोडक्ट हैंडलिंग के अंदर अब आपके पास में प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हैजार्ड्स की भी स्टडी करनी पड़ती है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आप जब सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या तो वो पॉलीआइसोसाइनेट होगा या उसका कोई मोनोमर होगा, या जो आपको पॉलीआइसोसाइनेट मिल रहा है उसके अंदर कोई सॉल्वेंट होगा। सो अगर आप ये तीनों चीजें देखते हैं तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में जो ध्यान रखने वाली बात है, मोनोमर है तो वो कितना वोलेटाइल नेचर रखता है, सॉल्वेंट है तो वो फ्लेमेबल है या नहीं है, या वोलेटाइल नेचर उसका किस तरीके का है, वो हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन जो आपका एसडीएस होगा उसके अंदर दिया होगा। देन पॉलीआइसोसाइनेट का हेल्थ हैजार्ड भी आपको स्टडी करना चाहिए कि उसका इरिटेशन कैसा होता है, वो एलर्जी तो नहीं किसी तरीके की देता है। सेम ही चीज आपका इरिटेशन जो है, स्किन इरिटेशन आपको चेक करना चाहिए। हो सकता है कुछ मोनोमर्स जो है उनका डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के लिए उनको मना किया गया हो क्योंकि वो कुछ एलर्जी जनरेट करते हो। कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे इरिटेशन होता है और मे बी ड्राउजीनेस जैसा फीलिंग आ सकता है जब आप इनहेलेशन करें, जो आइसोसाइनेट के अंदर अवेलेबल है। इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स भी आपको हैजार्ड्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब आप अपना प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करते हैं तो उसके साथ में आपको इन्वायरमेंट नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये देखिए कि वो किस तरीके से एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि पॉलीआइसोसाइनेट और मोनोमर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, मतलब पानी के लिए वो हार्मफुल ही होते हैं। अगर आप उसको नॉर्मली आप नाली में या इस तरीके से बहा नहीं सकते, उसको प्रॉपर ट्रीट करके फिर ही आप उसको डिस्कार्ड करिए। उसका रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर कैसा है, कि वाटर के साथ में उसका किस तरीके का रिएक्शन वो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन में दिया होगा, हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन के अंदर, कि टुवर्ड्स वो वाटर किस तरीके का रिएक्शन करता है। तो ये सारी चीजें आपको एसडीएस या एमएसडीएस के अंदर स्टडी करनी चाहिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के साथ में ना। आइसोसाइनेट की प्रोडक्ट हैंडलिंग के अंदर जब आप प्रोडक्शन या स्टोरेज करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो सबसे पहला आपका प्रिकॉशन या जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि फायर एक्सप्लोनेशन, जो फायर है उससे एक्सप्लोशन जो होता है उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी इस मटेरियल को लें यूज करें तो आप इसको हीट या लाइट सोर्स से दूर रखें, क्योंकि हीट या लाइट सोर्स वहां पर उसको मिलेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ में फायर जो है वो मतलब फायर स्ट्राइक करेगी एंड देन फिर वो फर्दर जो है वो ऑक्सीजन जो है इसमें फ्यूल के जैसा काम करेगी एंड देन वहां पे बहुत जबरदस्त एक्सप्लोशन हो सकता है। सेकेंड, इसके अलावा जब भी आप इसको यूज करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिस भी एरिया में यूज हो रहा हो या जहां पर भी आपको इसका प्रोडक्शन करना है, स्टोरेज करना है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप वेंटिलेशन का ध्यान रखें। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उस जगह के ऊपर। जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हैंड ग्लव्स है, मास्क है, उस तरीके की चीजें आपको यूज करनी चाहिए। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके के मास्क का प्रिस्क्रिप्शन होता है, आपको वो यूज करना चाहिए। आइसोसाइनेट्स को आपको नॉर्मल स्टोरेज जहां पर है आपका उससे अलग स्टोर करना चाहिए और उस स्टोरेज एरिया के अंदर भी आपको एक एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन का प्रॉपर मीडियम ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे भी एग्जॉस्ट का प्रॉपर अपना अरेंजमेंट हो। आइसोसाइनेट के अंदर जब भी हम बात करते हैं इस सब चीजों की तो आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना चाहिए।
इस डायरेक्ट सनलाइट से जब आप बचा के रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखना चाहिए। मॉइस्चर जहां पे आप स्टोर कर रहे हैं या जहां पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां के टेम्परेचर का भी एक रेंज है और उसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी आपको करना चाहिए। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल्स वहां पे यूज करने चाहिए। साथ ही साथ में मतलब किसी तरीके का फ्लेम के साथ में कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, हॉट वर्क नहीं करना चाहिए। एक के ऊपर एक 3 से ज्यादा ड्रम नहीं रखने चाहिए। रूटीन चेक करना चाहिए आपको कि आपका ड्रम फूल तो नहीं रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, या उसमें रस्ट तो नहीं आ रही उस ड्रम में, ये आप बाहर से चेक कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके का इश्यू है तो आप उसको पहले तो अलग करिए और सेपरेट स्टोर करिए, उसको आइसोलेट अलग कर दीजिए। कभी भी आइसोसाइनेट को जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं उनके साथ में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स होते हैं लाइक ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह, तो उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज एजेंट का काम करते हैं। इन केस ऑफ एनी फायर वो प्रोडक्ट जो है वो फ्यूल के जैसा वर्क करेंगे। इन सारी चीजों के लिए इसके इंस्ट्रक्शन जो है वो टेक्निकल डेटा शीट के अंदर भी होते हैं और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के अंदर भी होते हैं। सो स्टोरेज और स्टोरेज टाइम से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो जनरली टेक्निकल डेटा शीट्स के अंदर दी होती हैं। आप उस टेक्निकल डेटा शीट को फॉलो करिए और फॉलो करके ही अपने स्टोरेज सिस्टम को डिजाइन करिए इन केस ऑफ आइसोसाइनेट्स। नाउ हमारी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको आइसोसाइनेट को ऐसे ही नेचर में बहाना नहीं है जैसा पहली पिक्चर में है, और उसको निकालते समय या वो निकालते समय यूज करने के लिए डाइल्यूशन के टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। सेकंड, आइसोसाइनेट को कभी भी जो है वो आपको ओपन कंडीशन में नहीं रखना चाहिए कि वहां पर रेन आए या किसी तरीके का आपको फॉग हो, इस तरीके की कंडीशन में उसका स्टोरेज नहीं करना चाहिए, खुले में नहीं स्टोर करना चाहिए। आइसोसाइनेट के ड्रम्स के ऊपर खाना ये सब नहीं करना चाहिए। जहां पे आइसोसाइनेट्स रखे हुए हो उसके आसपास में कोई इलेक्ट्रिकल वर्क, वेल्डिंग वगैरह ये सब नहीं करानी चाहिए। साथ ही साथ में आइसोसाइनेट की फ्यूम्स को इनहेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी फ्यूम इनहेल करेंगे तो आइसोसाइनेट बाय नेचर पॉइजनस मटेरियल होते हैं, उनको इनहेल नहीं करना चाहिए। उससे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आइसोसाइनेट की प्रोडक्ट हैंडलिंग है, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमको यूज करने चाहिए। हैंड ग्लव्स को जरूर यूज करना चाहिए। स्किन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लव्स, एप्रन्स, जो भी आप लैब कोट्स जो कुछ भी यूज करते हैं वो जरूर पहनना चाहिए। आइसोसाइनेट हैंडलिंग के टाइम में आई प्रोटेक्शन ग्लासेस का भी यूज करना चाहिए, और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल जो आपको मास्क होते हैं, जो कार्टिलेज मास्क बोले जाते हैं, उनको यूज करना चाहिए। किसी भी केस में आप आइसोसाइनेट को बेयरली हैंडल ना करें, वो आपके या आपके लेबर्स के लिए कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरीके की हेल्थ इशू को क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि वो आज ना सामने आए और नियर फ्यूचर में आए। सो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को स्टडी करें। वैसे तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपको हर एक प्रोडक्ट के केस में स्टडी जरूर करनी चाहिए। आइसोसाइनेट के केस में उसको जरूर स्टडी करें, और ये पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आपको उसका जो क्लासिफिकेशन है, किस तरीके के प्रोटेक्शन लेने हैं या एक्सपोजर कंट्रोल के जो प्रोसेस लेने हैं या कितना एक्सपोजर कंट्रोल करना है आपको, वो सारा का सारा सेफ्टी डेटा शीट के अंदर मेंशन होता है ना। ये सबसे बड़ा इशू है, बल्जिंग इशू। जब आप प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, बहुत टाइम तक आइसोसाइनेट रखा हुआ होता है और वो किसी तरीके के कंटामिनेशन को, उसके अंदर कंटामिनेशन हो जाता है तो ड्रम फूल जाता है, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इस वजह से ये ड्रम फूलने लगता है। सो बल्जिंग इशू बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे केसेस भी इसके देखने को मिले हैं। सो अगर कभी भी ड्रम बल्ज हो जाए यानी फूल जाए, और अगर उसका प्रेशर लो है, तो आप सुटेबल वियर करें अपने आप को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ में। देन उसको जो ड्रम है, उसका जो लिड है, उसको बहुत धीरे आसानी के साथ में खोले, बहुत धीरे धीरे खोले, ताकि उससे जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। और अगर ड्रम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया है उसके अंदर, मतलब जिस तरीके का ये बल्जिंग ड्रम दिखाया गया है, तो इस ड्रम को कभी भी खोलने की खुद से कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस जगह से लड़कों को या वर्कर्स को हटा दें।
सुटेबल पर्सनल इक्विपमेंट जो है वो आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट्स को पहने और इस ड्रम को वाटरप्रूफ मटेरियल से कवर कर दें, वाटर के साथ में इसका कांटेक्ट तोड़ दें। वाटरप्रूफ मटेरियल से कवर करने का मतलब है जब आपके पास में अगर कोई फोम स्प्रे वगैरह हो तो उससे कवर करके इसको रख दें और जो सप्लायर है उसको कांटेक्ट करें, उनके पास वो टीम होती है जो इस इशू को सॉल्व करती है। इसको कैसे अनस्क्रू करना है उसके लिए उनके पास पूरी गाइडलाइंस होती हैं और उनके पास ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं। जो जिन चीजों का हमको आइसोसाइनेट्स यूज करते समय ध्यान रखना पड़ता है, आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप उसको मॉइस्चर से बचा के रखें। मॉइस्चर से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन पर्चिंग करते हैं, तो मिक्सिंग के टाइम पे, फिल करने के टाइम पे, ड्रम्स को वापस क्लोज करने के टाइम पे, ड्रम्स की सीलिंग करने के टाइम पे आपको हर जगह पे नाइट्रोजन पर्जिंग करनी चाहिए सो दैट कि जो मॉइस्चर है वो उसमें से निकल जाए। सो फर्दर जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्टेड ना हो, आपके सिस्टम की जो आपका आइसोसाइनेट है वो फर्दर अफेक्टेड ना हो, इसके लिए आपको उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है। एंड मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, जब आप उसके अंदर नाइट्रोजन पंच करते हैं तो आपके एटमॉस्फेरिक एयर और मटेरियल के बीच में नाइट्रोजन गैस की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अब मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। सॉल्वेंट के अंदर का जो वाटर कंटेंट है, नॉर्मली सॉल्वेंट सारे जितने भी होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज में वाटर कंटेंट आता है। सो जो वाटर कंटेंट है उसका कंट्रोल करें। वाटर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए आप मॉइस्चर स्कैवेंजर्स का भी यूज कर सकते हैं और आप अपने सॉल्वेंट सप्लायर से कह सकते हैं कि हमें पीयू ग्रेड सॉल्वेंट्स की ही सप्लाई की जाए। जो आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको जब भी डाइल्यूट करते हैं, पॉलीआइसोसाइनेट्स को जब आप डाइल्यूट करते हैं और उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी को आपको बढ़ाने के लिए आपको उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर स्कैवेंजर्स यूज करने चाहिए। कुछ लिक्विड मॉइस्चर स्कैवेंजर्स भी होते हैं और कुछ सॉलिड फॉर्म के भी मॉइस्चर स्कैवेंजर्स होते हैं। उनको यूज करने का तरीका क्या है, उसकी अपनी एक कैलकुलेशन मेथड है। अगर आपके सॉल्वेंट के अंदर 1 ग्राम वाटर अवेलेबल है, अगर आप जितना सॉल्वेंट डाल रहे हैं अपने पॉलीआइसोसाइनेट के लिए डाइल्यूट करने के लिए, अगर उस पूरे के कैलकुलेशन करें, अगर उसके अंदर 1 ग्राम वाटर अवेलेबल है तो उसको कंप्लीटली मॉइस्चर फ्री करने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी की प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 24 ग्राम्स मॉइस्चर स्कैवेंजर उसके अंदर होना चाहिए। मॉइस्चर स्कैवेंजर को स्टेयर करें सॉल्वेंट के अंदर और उसके बाद उसको 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो उसके साथ में रिएक्शन कर सके, उस मॉइस्चर को ब्रेक आउट कर सके। देन फिर आपको उस सॉल्वेंट को अपने पीआईसी के अंदर मिलाना चाहिए, यानी पॉलीआइसोसाइनेट के अंदर मिलाना चाहिए। सेकेंड, आपका जो डाइल्यूशन वेसल है, जिस बर्तन के अंदर आप, जिस पॉट के अंदर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हो तो उसको आप क्लीन आउट करें। जो आपकी फीड लाइंस हैं उसको क्लीन करें, जो फिलिंग लाइंस हैं उसको क्लीन करें, उनके अंदर भी किसी तरह को कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कंटामिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ पॉलीआइसोसाइनेट्स छूट जाते हैं। ये ट्रेसेस ऑफ जो पॉलीआइसोसाइनेट्स हैं ये एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसके साथ में रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाते हैं जो यूरिया होता है, और साथ ही साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि रिएक्शन वेसल फीड लाइन या फिलिंग लाइन ओपन होती है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाती है, वो गैस है, पर ये जो आप एमाइड बना लेते हैं, जो आप यूरिया उसके अंदर डिजाइन कर, जो यूरिया रिएक्शन के उसमें बच जाती है, जो एमाइड बच जाता है, वो एमाइड नहीं निकल पाता है उसमें से, और फिर वो आपके अगर सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर फर्दर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि एमाइड जो है वो फर्दर आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है, जैसा मैंने पहले रिएक्शन में बताया आपको। सो आप किसी भी तरीके के कंटामिनेशन से बचें और जिस बर्तन को में आप, जिस पॉट के अंदर, जिस भी वेसल के अंदर आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उस वेसल को प्रॉपरली क्लीन करके फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज के लिए रखें। आइसोसाइनेट एंड मॉइस्चर स्कैवेंजर, क्योंकि मॉइस्चर स्कैवेंजर का बहुत नाम लिया जाता है कि आइसोसाइनेट को डाइल्यूट करने के टाइम में मॉइस्चर स्कैवेंजर्स का यूज करें। सो मॉइस्चर स्कैवेंजर जो है वो आपका जो सॉल्वेंट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको स्कैवेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपके सॉल्वेंट के अंदर मॉइस्चर, तो वो आपके थिन प्रोडक्ट की लाइफ को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो जो आप आइसोसाइनेट पैक कर रहे हैं उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें अफेक्टेड होती हैं। इसलिए
मॉइस्चर स्कैवेंजर्स को सॉल्वेंट के मॉइस्चर के केस में यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नाइट्रोजन पर्जिंग करके एटमॉस्फेयर के सॉल्वेंट को तो रोक देते हैं कि एटमॉस्फेयर से आने वाला एटमॉस्फेयर से आने वाला मॉइस्चर अब फर्दर आइसोसाइनेट से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो सॉल्वेंट आपने ऐड किया है और उसके अंदर जो मॉइस्चर है अवेलेबल, वो तो आइसोसाइनेट के साथ में रिएक्ट करेगा, और वो जो आपका पॉलीऑल के साथ में जब आइसोसाइनेट रिएक्ट करने जाएगा तो अवेलेबल एनसीओज की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर कोटिंग के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कुछ मॉइस्चर स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो केमिस्ट्रीज होती हैं वो मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर जाती हैं, वेयर एज जो हम सॉलिड फॉर्म में मॉइस्चर स्कैवेंजर यूज करते हैं वो उस मॉइस्चर को अपनी स्ट्रक्चर कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। जो मॉइस्चर स्कैवेंजर्स की केमिस्ट्री अवेलेबल, मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट का ग्रेड नेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको केमिस्ट्री बता रहा हूँ। जो 3 तरीके की केमिस्ट्री के मॉइस्चर स्कैवेंजर्स अवेलेबल होते हैं। पहला है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जो है वो सॉलिड वर्जन होते हैं। सेकेंड वन इज इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ये भी इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट लिक्विड होता है। पैराटोल्यूइन सल्फोनिल आइसोसाइनेट या 4-मेथाइल बेंजीन सल्फोनिल आइसोसाइनेट, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो टोल्यूइन एंड मतलब पैराटोल्यूइन सल्फोनिल आइसोसाइनेट कह लीजिए या 4-मेथाइल बेंजीन सल्फोनिल आइसोसाइनेट कह लीजिए, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट के 2 केमिकल नाम हैं। ये आपके हार्डनर पार्ट के अंदर जाते हैं। और जो इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट होता है वो अगर आप एक से ज्यादा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं डाइल्यूशन के लिए, तो एक सॉल्वेंट के अंदर आपको पैराटोल्यूइन वाला डालना होता है और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर आपको इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट डाल करके मिक्स करके 30 मिनट तक के लिए छोड़ करके और फिर फर्दर आप उसको अपने आइसोसाइनेट में ब्लेंड करते हैं। जनरली इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट जो है वो पार्ट ए के अंदर भी यूज किया जाता है। जो पहला वाला टाइप है जो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल आइसोसाइनेट है, उसको हम पार्ट ए में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए में अगर हम डालेंगे तो वहां पर जो OH अवेलेबल है यानी जो पॉलीऑल है उसके साथ में ये आइसोसाइनेट रिएक्शन कर जाएगा। जियोलाइट्स जो होते हैं उनको आप दोनों पार्ट में यूज कर सकते हैं। डाइल्यूशन का एक मेथड है, आप जब आइसोसाइनेट को डाइल्यूट करते हैं, पॉलीआइसोसाइनेट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका एक मेथड है, ये एक पिक्चर के अंदर शो किया गया है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पॉलीआइसोसाइनेट को आपको डाइल्यूट करना चाहिए। ये डाइल्यूशन वेसल है जिसके अंदर एक रोटेटरी फैन ब्लेड लगा हुआ है मोटर के थ्रू, एक प्रेशर गेज अटैच है, ये कंप्लीटली सील्ड टैंक है, इसके अंदर एयर कांटेक्ट नहीं है। एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है मटेरियल को पंच करने के पहले, सो दैट कि सारी उसके अंदर से एयर निकाल ली जाए। पर्च लाइन का मतलब है इसके अंदर नाइट्रोजन पर्जिंग हो रही है, नाइट्रोजन पर्च करते हैं, फिर रॉ मटेरियल को फीड करते हैं। दूसरे एंड से उसके अंदर जो है वो डाइल्यूशन के लिए आप सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद फिर फिलिंग लाइन का यूज करते हुए आप अपने सिस्टम में जो भी आपका वेसल है उसके अंदर आप उसको फिल कर लेते हैं। जो भी आप जिस तरीके का पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर फिल कर लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसके अलावा भी जो लोग नॉर्मली ओपन कंटेनर के अंदर भी मिक्सिंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो उनको पहले नाइट्रोजन पर्च कर देना चाहिए अपने ओपन कंटेनर के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर से हैवी होती है, तो वो जैसे जैसे, और आपकी नाइट्रोजन से ज्यादा हैवी आपका रॉ मटेरियल होता है। सो ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑल्सो आपका जो मॉइस्चर, एयर का जो मॉइस्चर है वो आपके आइसोसाइनेट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हैवी होने की वजह से वो हमेशा नीचे की ओर रहेगी। एयर जो है वो लाइटर होती है, वो ऊपर की तरफ रहती है। सो अगर आप उसके अंदर फॉर अबाउट 2 मिनट्स नाइट्रोजन पर्च कर देते हैं एंड देन उसके बाद आप उसके अंदर सॉल्वेंट डालते हैं, तो बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्वेंट नीचे रहेगा, ऊपर नाइट्रोजन की लेयर रहेगी, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रहेगी या एटमॉस्फेरिक एयर रहेगी जिसके अंदर मॉइस्चर हो सकता है। जब आप इसको स्लोली मिक्स करते हैं, क्योंकि ये जो मिक्सिंग है ये स्लो स्पीड में की जाती है, हाई स्पीड में नहीं की जाती है, तो जो अपर एयर का जो स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन और उसके बीच का है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, और फिर भी नाइट्रोजन हैवी होने की वजह से नीचे रहती है। मिक्सिंग के टाइम भी जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर है वो आइसोसाइनेट के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पॉट लाइफ, क्योंकि 2K सिस्टम है तो उसमें पॉट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब कभी भी आप पॉलीआइसोसाइनेट सेलेक्ट करते हैं और साथ में उसको पॉलीऑल के साथ में मिक्स करते हैं, तो जब भी आपको फिल्म प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी या फिल्म बनानी होगी तो आपको पॉट लाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा जिसके बाद इनकी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी
और उस रिएक्शन जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। सो पॉट लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो आपका जो मिक्स मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी स्टेबल रहती है, अलोंग विद जो उसका एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। मतलब वो ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर आप उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं, उसी को हम पॉट लाइफ बोलते हैं। पॉट लाइफ के जो दो चीजें हैं, पॉट लाइफ अगर आप नहीं कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपनी कोटिंग की विस्कोसिटी जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उसके ऊपर, और साथ ही साथ में ड्राई फिल्म की प्रॉपर्टीज, इन दोनों को इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर किसी ने पॉट लाइफ के बाद अभी क्योंकि वो रहता तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही है, अगर आप उसे अप्लाई कर देंगे तो आपको डिजायर्ड फिल्म प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी, अलोंग विद उसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई हो चुकी होगी। सो हाई हो गई होगी तो आप उसमें सॉल्वेंट मिला के थिन डाउन करेंगे और अप्लाई कर लेंगे, बट वो प्रॉपर्टीज नहीं देगा जो कि पॉट लाइफ के पहले का मटेरियल प्रॉपर्टी दे रहा था। पॉट लाइफ जो है जैसे पॉट लाइफ के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉट लाइफ को, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ में आपकी पॉट लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें सिर्फ आपका पॉलीऑल और आइसोसाइनेट ही नहीं है, अगर आपकी फॉर्मुलेशन में आप बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जो आपकी पॉट लाइफ को इफेक्ट कर सकती हैं। ये एक एग्जांपल 2K वाटर बेस्ड पीयू कोटिंग का लिया गया है, बट नॉर्मली भी अगर आप किसी भी पॉलीयूरेथेन केमिस्ट्री का कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, पीयू कोटिंग कोई डिजाइन करते हैं, तो उसमें डिस्पर्सिंग एडिटिव का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्पर्सिंग एडिटिव भी आपकी पॉट लाइफ को इफेक्ट करता है। को सॉल्वेंट जो आप यूज करते हैं वो भी इफेक्ट करता है, जो थिकनिंग एजेंट है वो भी इफेक्ट करता है, और इसके साथ ही साथ में कुछ अगर आपने रिएक्टिव एडिटिव्स यूज किए हुए हैं तो वो भी इफेक्ट करेगा। कैटलिस्ट आप यूज करते हैं वो भी इफेक्ट करता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर वो भी उसको इफेक्ट करेगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए एक 2K सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ पॉलीआइसोसाइनेट एंड पॉलीऑल। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। जनरली कई तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं नॉर्मली। जैसे सबसे पहले कंप्लेंट का टाइप होता है कि मटेरियल का जेलेशन या हार्डनर के अंदर हेजीनेस हो गया है, या उसके अंदर फोम फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके जो प्रोबेबल कॉज ढूंढे गए हैं कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, जो जनरल रीजन है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पर जो जनरल रीजन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो अपना मटेरियल उसको प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया हो, और प्लास्टिक्स जो बनती हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोसाइनेट के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से भी ये इश्यू हो सकता है। आपने जो अपना थ्रू आउट सिस्टम डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर पीयू ग्रेड सॉल्वेंट्स नहीं है तो भी ये इशू हो सकता है। और आप जब भी आइसोसाइनेट की पैकिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन पर्जिंग का आपने ध्यान नहीं रखा है, इसकी वजह से ये इशू हो सकता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम सबसे, फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट जो है वो ड्राई नहीं हो रहा है। सो जो आप 2K पीयू सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो ड्राई नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे पहला जो मेन रीजन है वो NCO to OH रेशियो है। NCO का कैलकुलेशन पॉलीआइसोसाइनेट का या NCO ग्रुप है, उसका कैलकुलेशन OH के साथ में, यानी अवेलेबल OH इन द रेजिन पार्ट यानी पार्ट ए, एंड अवेलेबल NCO इन द पार्ट बी, इन दोनों का कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, तो ही आपको प्रॉपर ड्राइंग मिलेगा। फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स जैसे सॉल्वेंट्स हैं, कुछ एक सॉल्वेंट्स बहुत स्लो इवोपरेटिंग होते हैं, बहुत देर में सिस्टम से निकल करके जाते हैं, तब तक वो मटेरियल जो है कंप्लीट ड्राई नहीं माना जाएगा। थर्ड वन इज रॉन्ग एडिशन ऑफ मटेरियल एट कस्टमर एंड। रॉन्ग एडिशन का मतलब क्या है कि वहां आपने तो प्रिस्क्राइब करके सही दिया था, पर कस्टमर ने गलत मिक्सिंग कर ली है, उसने जो अमाउंट उसको देना चाहिए था आइसोसाइनेट का वो उसने दिया नहीं है, इसकी वजह से ये इशू आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस आइसोसाइनेट हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट सेफ्टी डेटा शीट। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो यही है कि आप जब कभी भी आइसोसाइनेट्स का यूज करें तो आइसोसाइनेट्स का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मॉइस्चर है, वाटर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कहीं से भी आइसोसाइनेट को अगर मॉइस्चर वाटर कंटेंट मिल जाएगा किसी भी तरह से, चाहे वो वेसल के अंदर हो, मिक्सिंग के टाइम पे हो, ह्यूमिडिटी से आया हुआ हो या सॉल्वेंट से आया हुआ हो, तो वो आपके आइसोसाइनेट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। और जब ये आइसोसाइनेट की स्टेबिलिटी इफेक्टेड होती है तो बहुत सारे केसेस में हमारी कोटिंग की प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड हो जाती हैं और हम अपने फॉर्मुलेशन को फिर मॉडिफाई हमको करना पड़ता है। सो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप आइसोसाइनेट में आने वाली जनरल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you. Excellent Thank you, sir. presentation, doctor. Thank you, sir. Can Thank I you. ask you one question, sir? Thank you, Yes, sir. I'm yes. Pradhan. I'm Pradhan speaking. Can I ask you one Yes, question? sir. Yes, sir. प्रधान सर Dr. एक मिनट मैं एक Srivastava, एक it was करके a क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रधान सर मैं एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूँ सबके तो मेरा ले लो। हाँ जी एनएस प्रधान जी हैं गौरव सर अपना क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ही इज एक्स I'm एशियन NS Pradhan. I'm ex-Asian and egg polyurethane also. So, doctors, this is one of the best presentation I've ever witnessed on the polyurethane. Number one is my question is about your slides. In your slides, you have shown the reaction of isocyanate with H2O evolving carbon dioxide and other products. Now, as a matter of fact, when the moisture cured polyurethanes are prepared, actually the water acts as a polyol or the OH group, and that is how it is converted into moisture pure polyurethane. Can you comment on this, sir? Yes, yes. Actually, the reaction which I have shown earlier and the moisture curing polyols you are talking, those are pre-polymers generally. Those are not isocyanate groups that has been used in 2K system. So actually, water is a kind of alcohol. Oh, yes. Water is a kind of alcohol because it is having an hydroxyl group in it. But Yes. instead of any ethylene, methylene, ethyl, methyl, propyl, any of that group, it is having a hydrogen instead of all that. So it is a precursor of alcohols. So wherever there is available an OH, it will react with isocyanate. So OH will act as a polyol. Am I right? Yes, OH is always acting as polyol. Means it's not a polyol. It's an all. It's all. Yes. Yes. So I ask you this question, doctors, only because now there is a surge in manufacturing polyurethane dispersion, and I am told polyurethane which is used for making PUDs is moisture pure polyurethane. Am I right? Correct me. Yeah, those are pre-polymers, sir. Pre-polymers mean what is the reaction there, sir? Sir, actually these isocyanates, what we are talking here about, are the second means reaction product of pre-polymers. Pre-polymers are precursor for that. Means when you are making a PUD, you are taking a pre-polymer which is having isocyanate group in it, and where some glycols and water is added, some glycols are reacting with these pre-polymers and they are forming a polyurethane linkage. And further with the help of some surfactant, we make its emulsion and we call it polyurethane dispersion. Sometimes some acrylic emulsions are also made used in making PUD. Am I right? Acrylic emulsions are not just mixing in PUDs for their cost cutting only. That's true. That's true. Another question next question. One more question, please. Yes. Well, another thing is about the scavenger. You said the nitrogen purging also acts as a scavenger, as well as those 3 PSI and those 2 other components, which are to be added in while making polyurethane coatings in the polyol or the isocyanate. What do you mean by nitrogen purging? See, sir, nitrogen purging is just for preventing your isocyanate from atmospheric humidity. Moisture. Yeah, atmospheric moisture. Since when you are purging nitrogen is having high weight than normal air. So it is always at the bottom and atmospheric air is on the top of it. So the moisture from that is not able to react with the isocyanate. It is creating a barrier between both two. But those 3 which we are talking about means Hello. Yeah, the toluene sulfonamides. One is formate and another one is zeolite. So these 3 are for the solvents which has been used for the dilution of PIC. Thank you, sir. Thank you very much. Very good information. Thank you, sir. Thank you. Yeah. I have worked in polyurethane for
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अंशुल जैन. अंशुल जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर. Hi, hello everyone. Very nice presentation, sir, on isocyanate. I was actually waiting for your presentation on this topic. हम लोग के पास सर आइसोसाइनेट है कुछ रखा हुआ, एंड जैसा कि आपने कहा वो मॉइस्चर से रिएक्ट होकर के आई थिंक वो खराब हो चुका है. तो एक तो आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए कि आइसोसाइनेट खराब हो गया है. हमारे यहाँ तो ये सॉलिड हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खराब हो गया है. सर सॉलिड हो गया तो खराब हो गया है. एंड सेकेंडली फिर इसको सर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है? सर डिस्पोज ऑफ जो है आपके पास में, आपके आसपास में देखिए कोई एजेंसी होगी जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को डिस्पोज ऑफ करती है. क्योंकि अगर आइसोसाइनेट है तो आइसोसाइनेट यूरिया में कन्वर्ट हो गया है आपका. अगर उसने, क्योंकि जब जनरली क्या है वाटर के साथ में या मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन हुआ होगा तो वो ऑलमोस्ट यूरिया काइंड ऑफ या एमाइड काइंड ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा. तो आपके आसपास में कहीं पे भी वो कौन सा एसटीपी प्लांट होता है ना, एसटीपी प्लांट से आप कांटेक्ट करिए, वो उसको डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे. अच्छा, और सर इसको आगे ना हो इसको और मतलब रोकने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है? आपने प्रेजेंटेशन में तो बताया ही, लेकिन हम लोग जैसे इसको जब फाइनल फॉर्म में पेंट के साथ इसको देना होता है तो हम लोग मतलब लास्ट में थिन करते हैं या मतलब और दूसरे आइसोसाइनेट के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन ये बैरल में पड़े पड़े ही खराब हो गया. सर देखिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले जो आप जब भी आप आइसोसाइनेट को डाइल्यूट करने जा रहे हैं ना, तो जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसका मॉइस्चर फ्री होना बहुत जरूरी है. सो पहले सबसे पहले सॉल्वेंट को मॉइस्चर फ्री करिए. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की स्टोरेज स्टेबिलिटी. आपके प्रोडक्ट की स्टोरेज स्टेबिलिटी पुअर है. आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक तो मंगाइए आप मॉइस्चर फ्री पीयू ग्रेड सॉल्वेंट्स मंगाइए. एंड देन फर्दर आपको स्टेबिलिटी इंप्रूव, क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट होता है वो रखे रखे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. या जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. सो आप उसके लिए क्या करिए कि आप जो मॉइस्चर स्कैवेंजर्स हैं सुटेबली आप अपनी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, आप कॉस्ट को देखते हुए आप उसको अपने सिस्टम के अंदर ब्लेंड करें. ठीक है. इसके अलावा जब आप उसको मिक्स कर रहे हो या पैक कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन पर्जिंग का ध्यान रखें. एक नाइट्रोजन सिलेंडर में उसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगता है, वो प्रेशर गेज लगाएं. एंड देन उसके बाद उसके साथ में आप एक उसकी नाइट्राइल रबड़ की ट्यूब आती है वो अटैच करें, और साथ में स्प्रे गन जैसी जो होती है ना, नॉर्मल स्प्रे गन जो एयर स्प्रे गन, सॉरी, जो हम ये एयरलाइंस में यूज करते हैं, अपनी स्प्रे लाइंस में एयर के लिए यूज करते हैं, उस तरीके की स्प्रे गन हो, उसको आप यूज करें. और उसके हेल्प से आप पहले वेसल के अंदर नाइट्रोजन पर्ज के, फिर सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट के अंदर मॉइस्चर स्कैवेंजर मिला के 30 मिनट्स के लिए रख दें ताकि वो रिएक्ट कर सके उसके साथ में. सॉल्वेंट ऐड करें, फिर पीआईसी ऐड करें, नाइट्रोजन फर्दर पर्ज करें, फिर उसके बाद उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर लें. डाइल्यूट करने के बाद जिस कंटेनर में आपको भरना है उस कंटेनर के अंदर पहले नाइट्रोजन पर्जिंग करें, मटेरियल को फिल करें, उसके बाद फिर से नाइट्रोजन पर्जिंग करके रखें. आपका मटेरियल बहुत अच्छा रहेगा, मटेरियल खराब नहीं होगा. मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स हैं जिनका आइसोसाइनेट एक साल तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है, उसकी एनसीओ वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज नहीं होती है. ओके, राइट सर. इसके लिए मैं आपसे एक बार बाद में भी कनेक्ट करूंगा ना, मीटिंग के बाद. सर बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं. आपके पास में जो भी लोकल पर्सन हो विमल इंटरट्रेड का, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. वो पर्सन आपको मेरे से कनेक्ट करवा देगा. ठीक है सर? ठीक है. ओके, थैंक यू. ऑफिशियली कोई भी गाइडलाइन लेने के लिए आप मेरे जो वहाँ पे लोकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उसके थ्रू कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं. और ऐसे आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर एडवाइस लेने के लिए. श्योर सर, थैंक यू. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ गगनदीप जी से. गगनदीप जी का. गगन जी बोलिए सर. सर हाउ आर यू? गौरव जी ऑल वेल? सर बहुत बढ़िया सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर. अच्छा गौरव जी, एक मेरे को बताएं, जो नाइट्रोजन पर्जिंग हम करते हैं जी, हाउ वी कैन कैलकुलेट कि हमारा नाइट्रोजन पर्जिंग पूरा परफेक्ट हो गया है? इज देयर एनी कैलकुलेशन मेथड लाइक वी जस्ट डू द वे यू टेल अस, लाइक द वे यू हैव टू हो गया है ये बट अब उसको जैसे मतलब देखना है कि भाई पूरी तरह. हाँ, मैं वही कहना चाह रहा सर. देखिए नाइट्रोजन का जो वेट होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक एयर से हैवी होता है. सो अगर आप 1 kg का बॉक्स लेंगे ना और उसके अंदर नाइट्रोजन पर्ज करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए है, आप कभी भी जब आप उसके अंदर जब नाइट्रोजन पर्ज करेंगे, नाइट्रोजन पर्ज करिए. नाइट्रोजन पर्ज करने के बाद आप उसको उसका वेट ले लीजिए उस बॉक्स का.
उस बॉक्स के वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन जो है वो उस लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर फिल आउट हो गया है। नहीं, सो बट देखो अकॉर्डिंगली जैसे आपको हाँ सर, देखो अभी जैसे हमने पूरा एक अपना जो वेसल में बैच तैयार किया है उसको हमने वैक्यूमाइज कर दिया, उसमें हमने नाइट्रोजन पर्जिंग ऊपर से कंट्रोल कर लिया अपना मीटर के साथ, वो एक जी जी रूटीन में चलता रहता है। जी दैट जी इज अंडरस्टूड। नाउ एट जी द जी टाइम ऑफ फिलिंग, हाँ while जी filling we अब सपोज 100 ml का बॉटल मेरे को फिल करना है या 250 ml का बॉटल करना है, एल्यूमिनियम बॉटल, जी जी। या नॉर्मल मतलब एमएस का बॉटल है जैसे हमारा कैन होता है, तो सर देखिए उसको 250 मेरे को ml के लिए ना मेरा प्रैक्टिकल अपना जो एक्सपीरियंस है 2 सेकेंड्स आर इनफ। 2 2 seconds सेकेंड are है, enough। हाँ 2 सेकेंड्स एट तो 3.5 बार प्रेशर आर इनफ। एक मिनट, 2 सेकंड और 3.5 बार, 3.5 बार। यस। परफेक्ट परफेक्ट, ये मतलब की बात हुई ना। पता है क्या है, ये चीज तो हो गया प्रैक्टिकल, बाकी वेइंग एंड ऑल वो थोड़ा सा 2 सर सेकंड्स के। देखिए और मेरे को बताओ जैसे हमने जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी नाइट्रोजन पर्ज करना है खाली बॉटल में, जी उसके बाद में मेरे को वो फिल करना है आइसोसायनेट, और उसके बाद हाँ में जी फिर नाइट्रोजन पर्ज करना है। जी। तो जो सो पहले जो हाँ आपका पहले 250 ml की बॉटल है ना उसमें 2 सेकेंड नाइट्रोजन पर्च करिए, ठीक ठीक है। है। हाँ 3.5 देखिए जो उसका जो प्रेशर होता है ना उसके ऊपर डिपेंड हाँ करता है नाइट्रोजन आ कितनी रही है। हाँ सो जो हाँ, हम मेरा समझ आइडिया है गए वो समझ गए। 3.5 बार के अराउंड पे है। परफेक्ट 3.5 बार परफेक्ट। प्रेशर के ऊपर जब आप 2 सेकेंड पर्ज करेंगे तो उसके हाँ अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो 100 ml वॉल्यूम वो कवर कर लेता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी आप परफेक्ट जब भी परफेक्ट। उसके अंदर मटेरियल फिल करेंगे तो वो धीरे हाँ धीरे नाइट्रोजन ऊपर आएगी और मटेरियल नीचे चला जाता है ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से। ठीक, जब आप ठीक है। फर्दर क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो आप हाँ उसके अंदर 1 सेकंड के लिए फिर से नाइट्रोजन पर्च कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, 1 सेकंड के लिए प्रेशर तो हमने वही मेंटेन किया हुआ है। सर प्रेशर एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो हाँ वो नाइट्रोजन चलो, सिलेंडर है वो या तो यस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, हाँ मतलब वो तो हम मैनेज कर लेंगे। और बिल्कुल। अगर ये तो हो गया जैसे फॉर एग्जांपल 100 ml, 250 ml, आधा लीटर, 1 लीटर, तो प्रोसीजर यही रखें 2 सेकंड पहले 3.5 नहीं नहीं सर, टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपका वॉल्यूम साइज अब जैसे आप आधे लीटर में करने जा रहे हैं ना तो वो 3 सेकंड हो जाएगा। आप 1 लीटर में करेंगे तो 4 सेकंड टाइम हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको अपना पैक साइज बताऊं और आपसे रिपोर्ट बनवाऊं कि कितना कितना मेरे को चाहिए। चलो ये एक पॉइंट मेरे को फॉलो कर लिया, नाइट्रोजन पर्जिंग आई हैव अंडरस्टूड। नंबर 2 जी नंबर 2 इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर स्कैवेंजर। वो आपने बताया कि मॉइस्चर कंटेंट ढूंढो। नॉर्मली ब्यूटाइल एसीटेट हम लेके चलें जो मेजर सॉल्वेंट यूज करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। जी जी। पीयू कैटेगरी का जो ब्यूटाइल एसीटेट है उसमें हम कितना मॉइस्चर नॉर्मल जो हमारा होता है कितना हम लेके चलते हैं ब्यूटाइल एसीटेट में? सर 300 ppm माना जाता है। 300 ppm, वेरी गुड। और लेस जो देन आपका 300 ppm किसी भी सॉल्वेंट में अगर मॉइस्चर होगा तो वो पीयू कैटेगरी बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम एक आइडिया, चलो मेरे को एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लेना है। मेरे को 1 लीटर में आधा लीटर आपका हार्डनर डाला है, आधा लीटर हार्डनर जो भी मेरा फॉर्मुलेशन सेट हो गया, मैंने सर मैं आपको एक और एलिफेटिक डालना प्रैक्टिकल है, एग्जांपल से एरोमेटिक बता डालना है, देता हूँ। आईपीडीआई डालना है। सर मैं जी आपको जी, एक प्रैक्टिकल मेरा पॉइंट एग्जांपल से फॉलो कर बता लिया देता आपने? हूँ। यस हाँ, मैं आपने पॉइंट फॉलो कर लिया कि आप कैसे क्वेश्चन ले मॉइस्चर लिया। को कैलकुलेट करेंगे मॉइस्चर स्कैवेंजर हाँ डालने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, आप सपोज करिए 100 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं। ओके 100 लीटर सॉल्वेंट लिया और उसकी मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी आज 1 मानता हूँ तो वो 100 किलो हाँ हो गया। ठीक है ठीक है, ओके 100 किलो हाँ के अंदर अगर आप 0.08% मॉइस्चर मुझे रिपोर्ट करते हैं या कैलकुलेशन आसान ओके करने के लिए 0.1% आप मॉइस्चर 0.1% मॉइस्चर बोलते हो मेरे को ओके फॉर एग्जांपल, तो 100 हाँ इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.1 हाँ 100 ग्राम हो गया। हो गया 100 ग्राम वाटर अवेलेबल है अब आपके सॉल्वेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो 100 ग्राम वाटर जो अवेलेबल है आपके सॉल्वेंट के अंदर उसको 24 ग्राम से मल्टीप्लाई करिए। हो गया हो गया। उतना आपको मॉइस्चर स्कैवेंजर चाहिए। 2400 ग्राम्स? नहीं सर इतना यस नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। देखो आपने नहीं, थोड़ा सा गलती आया है इसमें, इतना नहीं आएगा। रीजन 10 ग्राम होगा क्या गौरव? 0.1 बोलो परसेंटेज बोलो। हाँ हाँ राइट राइट 10 भाई ग्राम मैं होगा। मैं तो
मैं तो 0.1%। सीधे बोल रहा हूँ ना कि नहीं सर, हम मेरे को आप 10 ग्राम होगा। नहीं, ही इज राइट 100 किलोग्राम में 0.1% विल बी। सर कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा मेरा कैलकुलेटर मोबाइल में ही है, इतना ही आएगा। हाँ आप कर लो सर, मेरे पास हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं, आप कैलकुलेट कर लो। 100 किलो का 0.1% कितना होगा? 100 किलो का 0.1% देखना सर कितना आता है, ग्राम, कितना आता है? 100 ग्राम 100 ग्राम आता है ना। तो 100 ग्राम ये हो गया। 100 किलो हमने आइसोसायनेट डाला सर, उसमें कितना मॉइस्चर हम लेके चलते हैं? आइसोसाइनेट में सर कोई मॉइस्चर नहीं होता है, सील्ड कंडीशन। 0 हो गया, चलो वो 0 हो गया। अब मेरे को 100 ग्राम मॉइस्चर को कवर करने के लिए 2400 ग्राम मॉइस्चर स्कैवेंजर डालना पड़ेगा। 200 किलो के लॉट में इसीलिए तो बोलते हैं ना सर पॉइंट 2400 ग्राम का मतलब 2 लीटर 400 ग्राम हुआ ना। नहीं होगा सर, ये तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। नहीं गौरव जी, 1 मिनट, दोबारा 1 मिनट, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दो। मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको, सर 2400 ग्राम हुआ, 2400 किलो नहीं हुआ, 2 किलो 400 ग्राम 1 ग्राम मॉइस्चर के लिए हाँ सर, 1 2 ग्राम किलो मॉइस्चर 400 नहीं हो सकता सर। 1 ग्राम मॉइस्चर के लिए 24 ग्राम मॉइस्चर स्कैवेंजर पड़ता है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं समझ गया ये, बट सर हमारा कहीं ना कुछ कैलकुलेशन में फर्क आ रहा है गौरव जी। देखो आपकी सर मॉइस्चर, देखिए आपके अंदर आपके सिस्टम में जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है ना, उस पे डिपेंडेंट है। आप जो मॉइस्चर का जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो आपका जो मॉइस्चर का टेकन, 1 मिनट, मेरे को एक जस्ट इट इज माय जनरल क्वेश्चन। नॉर्मल पीयू क्वालिटी ब्यूटाइल एसीटेट में मॉइस्चर कितना होता है? जो मैं 0.03% के नीचे होना चाहिए। हाँ, चलो हम 0.02% लें। हाँ ठीक है ना। मैं वो 0.1 फिर हमने गलत ले लिया, वहीं पे हमारी कैलकुलेशन खराब हो गया। अगर 0.02% हम लेके चलते हैं तो मींस 100 केजी में 2 ग्राम आ गया। हाँ सर, वो आप कैलकुलेट कर लो सर। मैं कैलकुलेट, जो जिसके पास कैलकुलेटर कैलकुलेट कर ले। मेरे पास भी सामने नहीं है सर। 20 ग्राम कोई मेरे लिए कैलकुलेट करना जरा। 20 ग्राम हुआ सर 100 किलो में। 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 24 जी 480 ग्राम मेरे को डालना पड़ेगा 200 किलो में। 200 किलो के या जी सर अभी भी थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अभी भी 20 ग्राम के लिए पॉइंट कितना सर डालना पड़ेगा? 480 ग्राम पड़ गया ना। 1 ग्राम मॉइस्चर के लिए, 1 ग्राम पानी के लिए आपको 24 ग्राम मॉइस्चर स्कैवेंजर डालना पड़ता है। ये क्लियर कट ये तो पॉइंट फॉलो कर लिए। इसका मतलब ब्यूटाइल एसीटेट में शायद 0.01 होता होगा। सर ये जो TDS आती है उसके अंदर अवेलेबल होगा, जो भी आपकी क्वेरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इसके अंदर ना पढ़कर एक चीज को ध्यान रख लें, जो डॉक्टर गौरव ने बोली है कि 0.1% मॉइस्चर के लिए 24 जो आप बता रहे डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा उसको रिपीट कीजिए। 1 ग्राम के लिए 24 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी के लिए 24 ग्राम मॉइस्चर स्कैवेंजर डालना। वो चीज तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जितना भी मॉइस्चर रहेगा। मनीष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। देखिए, जिस आप मॉइस्चर स्कैवेंजर, लिक्विड मॉइस्चर स्कैवेंजर की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड मॉइस्चर स्कैवेंजर्स मार्केट में बहुत कॉस्टली आते हैं। सो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जियोलाइट जैसा प्रोडक्ट अपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें, जो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। आप उसको ऐड करके 24 आवर्स छोड़ दें, उसके बाद उसको फिल्टर ऑफ कर लें। उसके बाद आप अपने फॉर्मुलेशन के अंदर जो है फिर से एक बार कार्ल फिशर के ऊपर जाकर के उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक कर लें कि रेसिडुअल मॉइस्चर कंटेंट कितना बचा रह गया है। उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड करें, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब सर, अब मेरे को एक और बात बताओ। जो मॉइस्चर स्कैवेंजर नॉर्मली, जो यू नो इट, द पेटेंट टेक्नोलॉजीज लाइक, वो 2-3 लोग हैं मेरे ख्याल से। विमल इंटरट्रेड भी एक कंपनी रिप्रेजेंट करता है ना मॉइस्चर स्कैवेंजर। हाँ जी बिल्कुल। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम आप ही से मॉइस्चर स्कैवेंजर ले रहे हैं। 24 ग्राम डालने से हमारा प्रेसिपिटेशन होने का डर नहीं रहेगा मॉइस्चर स्कैवेंजर के साथ टाइम पड़ने में? सर बिल्कुल रहेगा। अगर आप इतने मॉइस्चर का अगर आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको पहले मॉइस्चर स्कैवेंजर डाल करके उस सॉल्वेंट को अलग रख देना चाहिए। उस सॉल्वेंट को फिर से फिल्टर करके अपने सिस्टम में डालना चाहिए। और उसका जो फिल्ट्रेशन है वो आप कम से कम 300 या 400 मेस से करिएगा। हाँ, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन इशू आएगा नहीं तो हमारे को। और पीयू ऐसा सेंसिटिव प्रॉब्लम है, यू नो इट, कि वो इतना मतलब प्रेसिपिटेशन आ गया तो it is a big loss at the time of spraying and this and that.
यस सर। तो सर एक और बात, अगर हमारे को मॉइस्चर स्कैवेंजर से निकलना है, नाइट्रोजन पर्जिंग अलोन will solve the purpose to 99%? Not to 99%, up to 90%. अच्छा, up to 90%. Right. So अगर मैं अब लास्ट में सम अप करूं अपना, तो अकॉर्डिंग टू यू मॉइस्चर स्कैवेंजर इज रिक्वायर्ड। 1 ग्राम के लिए 24 ही डालना पड़ेगा, बट टू रिमूव प्रेसिपिटेशन हमारे को उसको फिल्टर करके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ गौरव सर, मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, दिस इज द नाइस प्रेजेंटेशन एक्चुअली। मॉइस्चर स्कैवेंजर की बात कर रहे थे अपन। कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो कैन बी यूज एंड इट इज द ओनली लाइक 1 ग्राम इज मॉइस्चर इज प्रेजेंट, यू कैन ऐड ओनली 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इट विल आल्सो वर्क। अभी उन्होंने पूछा ना गगनदीप जी ने, तो अगर 1 ग्राम मॉइस्चर है तो 3 ग्राम यू कैन ऐड द कैल्शियम ऑक्साइड, सरफेस ट्रीटेड कैल्शियम ऑक्साइड। Sir, calcium oxide also prone to react with isocyanate. But sir, little amount actually, this 3 gram it doesn't react with the this because I have also discussed isocyanate की ना मेरे ख्याल से केमिस्ट्री डिफरेंट है। ये पीयू कोटिंग के लिए है, तो इसका पता नहीं मुझे। खैर डॉक्टर साहब ज्यादा, आप लोग ज्यादा जानते हो। मेरे ख्याल से तो ये इसमें जो लिक्विड जो बता रहे हैं या जो सॉल्वेंट बता रहे हैं उसी के थ्रू होता है शायद। डॉक्टर साहब क्या रहेगा गौरव जी? सर बंसल साहब का जो पॉइंट है वो वैलिड है, बट वो आइसोसाइनेट के केस में वैलिड नहीं। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आइसोसाइनेट के केस में शायद, क्योंकि आइसोसाइनेट जो है वो अलग केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो उसमें शायद ये वैलिड ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली मुझे भी डिटेल में नहीं पता, बट कुछ कस्टमर यूज करते हैं बहुत, क्योंकि लिटिल अमाउंट में जाता है। आइसोसाइनेट के लिए सर? हाँ, आइसोसाइनेट के लिए भी पीयू में भी करते हैं, वो कई चीजों में नहीं सर, वो पार्ट ए में करते हैं, वो पार्ट बी में नहीं करते हैं। वो इतना आइडिया नहीं सर किस में करते हैं एक्चुअली, बट वो पार्ट बी में नहीं कर सकते सर। अब हो सकता है, वो इतना नहीं। सर मेरी 15 साल की देखो प्रैक्टिस में मैंने तो नहीं देखा कहीं पे। मुझे पीयू कोटिंग आज करते हुए आज कम से कम 15 साल हो गए हैं। नहीं, पीयू में तो करते ही है, पीयू में सर वो करते ही हैं, लेकिन आइसोसाइनेट का जो पार्ट है उसके अंदर किधर भी मैंने इसको यूज होते हुए नहीं देखा। हाँ, उसमें कौन से पार्ट में करते हैं वो पता नहीं, बट वो करते हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी जाता है। लाइक जैसे 0.1 ग्राम अगर मॉइस्चर है तो यू हैव टू ऐड ओनली 3 ग्राम ऑफ दिस मटेरियल। ओके ओके ओके, चलिए सर, इसका अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं, जो डॉक्टर अनिल बंसल जी कह रहे हैं, बट जो केमिस्ट्री है वो डॉक्टर गौरव जी ने बता दी है। हम आगे बढ़ते हैं। जय जैन जी, जैन साहब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मिस्टर जय जैन। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हम लोग जुड़े हुए हैं आपसे, शायद मिला भी हूँ विमल ट्रेड्स के साथ में। सर आप जुड़े तो हुए हैं, अगर आप वेबिनार में बैठे तो हम सब लोग ही जुड़े हुए हैं। इस समय तो 91 लोग जुड़े हुए हैं वैसे। नहीं वैसे नहीं, मिले हुए हैं ऐसा लग रहा है। एनीहाउ, मेरा क्वेश्चन था, ये जो हार्डनर है आइसोसाइनेट, वो पूरा जेल नहीं हुआ, सेमी जेल फॉर्म में, कैन इट बी रिवाइव्ड और हैज टू बी थ्रोन? सर अब वो देखना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका। उसका जेलेशन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसमें कितना एनसीओ कंटेंट बचा है। वैसे तो अगर वो जेल हो गया है तो आप उसको यूज ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जेलेशन पार्टिकल्स जो है ना, वो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सिस्टम में। वी शुड स्टॉप यूजिंग दैट। Yes, you should stop. My request is to stop using that until unless it is get tested. नहीं डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, इसका जैसे नुकसान इंडस्ट्री को होता है, तो इसका कोई वे आउट नहीं है कि ये ठीक हो सके? अल्टीमेटली मिस्टर जय का तो ये नुकसान है ना सर, एक तरीके से देखा जाए। सर बिल्कुल सर, नुकसान है, और उस नुकसान से बचने के ही तरीके आज डिस्कस हुए हैं। अब सर जो नुकसान है, अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर केमिकली कन्वर्ट हो गया है दूसरे प्रोडक्ट में, तो उसको कैसे वापस प्रोडक्ट में लाया जा सकता है? शेप चेंज होगी तो फिर तो नहीं कुछ हो सकता। सर उसके लिए आपके पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट, वो मशीनरी, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। उस इन्वेस्टमेंट अच्छा, मतलब वैसे कोई इसका वे आउट नहीं है कि अगर वो जेलिंग फॉर्म में चला जाए तो वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। करेक्ट सर, आपके पास 100 किलो पड़ा होगा ऐसा, मैं कह रहा हूँ आपके पास ऐसा 100 किलो मटेरियल पड़ा होगा। 100 किलो मटेरियल का आप 500 रुपए से भी कॉस्ट जोड़ो तो क्या कॉस्ट आएगी? अगर मैं एक इक्विपमेंट आपको बोल दूंगा टेस्टिंग के लिए केवल ना, तो उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा हो जाएगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कोई इस तरीके से कोई केमिकल या कुछ ऐसा नहीं आता जो इसके रिएक्शन करके कुछ उसको सस्ता हो सके या ठीक हो सके? हाँ,
आमतौर पे वैसे मेरे को जो मैंने सुना है वो एनबीए के साथ जेल हुआ प्रोडक्ट ठीक हो जाता है। क्या ये इसमें एनबीए यूज होके इसकी जेलिंग को रोका जा सकता है सर? क्या सर रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, मतलब नहीं ठीक होगा सर। एनबीए के अंदर भी तो एक अल्कोहल का ग्रुप है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो नहीं होगा, मतलब ठीक कहने का मतलब ये है। नहीं सर, देखो पार्ट बी में आप कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप का कुछ नहीं मिला सकते हो। ओके 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 ओके, राइट 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 राइट। सर गौरव जी, सजेशन है कि आप उसको पॉलीयूरिया कोटिंग में चाहो कन्वर्ट कर लो, और वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको एमाइन के साथ में रिएक्ट करके पॉलीयूरिया कोटिंग जैसा कुछ नया बना सकते हो। सर जैलिन डाल के ऐड कर सकते हैं, कुछ डाइल्यूशन हो जाए। सर जेल हो चुका है, मतलब रिएक्शन हो चुकी है। नहीं, जेल होने के बाद काम खत्म हो गया ना। जाइलिन डाल के डाइल्यूट हो सकता है थोड़ा सा। सर आपका प्रोडक्ट जाइलिन डाल के, कोई पॉलीआइसोसाइनेट जाइलिन डाल के डाइल्यूट किया ही जाता है, बट अगर उसके केस में आप अगर उसमें जेलेशन स्टार्ट हो गया है, हाँ सर देखिए ये जेल होने की कंडीशन है। अगर 20% से ज्यादा जेलेशन हो गया है उसका, तो फिर वो वापस नहीं लौटेगा अपने फॉर्म। नहीं होगा, रिवाइज नहीं खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मैं अरुण जी का। अरुण लांजेवार जी, प्लीज बताएं सर। डॉक्टर साहब, ये बल्जिंग का क्या कॉज होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्जिंग ऑफ ड्रम्स? सर बल्जिंग ऑफ ड्रम का बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कि उसका रीजन, जो सबसे पहला रीजन ये देखा गया कि आपके ड्रम में किसी भी तरीके का कहीं से भी कोई लीकेज हुआ हो पहले। अगर कोई लीकेज हुआ हो पहले, तो उस केस में क्या होता है कि मॉइस्चर पेनिट्रेट कर जाता है, और मॉइस्चर की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ड्रम को धीरे धीरे प्रेशराइज करती है, और वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे जो लीकेज होता है वो लीकेज कवर अप हो जाता है सॉल्ट से, क्योंकि जब भी कार्बन जैसे आइसोसाइनेट होता है ना, वो जैसे मॉइस्चर के कंटेंट में कांटेक्ट में आता है, तो वो वहां पर एक सॉल्ट का फॉर्म करता है, जो रिएक्शन में दिखाए भी कि यूरिया काइंड ऑफ सॉल्ट फॉर्म हो जाते हैं, और वो उस लीकेज को फर्दर रोक देते हैं। पर मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा होता है, और वो धीरे प्रोसेस बढ़ता रहता है। और इससे अगर बल्जिंग हो गई है ड्रम में, कम बल्जिंग है, तो आप उसको अपने प्रोटेक्शन के गियर्स पहने, और उसके बाद धीरे धीरे स्क्रू को लूज करें। एकदम से स्क्रू पूरा लूज ना करें, वरना वो ब्लास्ट होने के चांसेस रहेंगे वहां पे। और अगर बहुत ज्यादा बल्जिंग हो गई है, तो आप उसको ऐसे मटेरियल से कवर करें कि मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना हो पाए, और सुटेबल पर्सन को बुलाएं, वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ सर। अभी ना आपका नाम नहीं आ रहा है, 1+7 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ। मनीष जी एक मिनट, शिरीष जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिरीष जी ने बहुत देर से फिंगर भी रेज किया हुआ है, प्लीज शिरीष जी बोलिए सर। नहीं, वो तो मैं भी कर रहा था, इनका नाम लेने जा रहा था मैं। एक्चुअली एक और इन्होंने हैंड रेज किया हुआ, 1+7 लिखा हुआ है नाम, अपना नाम नहीं लिखा हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी, प्रसन्नजीत सिंह सच्चर पेंट्स। अच्छा, अपना नाम तो ठीक करो। आना वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक बारी पहले शिरीष जी का लल्ला क्वेश्चन। ओके सर, ओके। हेलो। यस सर, शिरीष जी बताएं सर। व्हाट्स द शेल्फ लाइफ ऑफ पॉलीआइसोसाइनेट? सर जनरली सेल्फ लाइफ पॉलीआइसोसाइनेट की 6 मंथ लिख करके दी जाती है, पर सेल्फ लाइफ बहुत वेरी करती है। कोई भी कंपनी इसकी ओरिजिनल सेल्फ लाइफ आपको बताती नहीं है, और इसमें कंपनी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। आप कभी भी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं इस सवाल को। ये जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कंटेनर के ऊपर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं डालते हैं, तो मालूम कैसा पड़ेगी सेल्फ लाइफ इतना है? यू कैन सी द डेट। सर देखिए ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ये मैं समझ सकता हूँ। आपका जो सवाल है वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। कोई भी पॉलीआइसोसाइनेट कंपनी जो होती है ना, वो ये कहती है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आप 6 महीने का टाइम पीरियड दे सकते हो। यू कैन से डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन इट्स ओके। डेट ऑफ इनवॉइस आई डोंट एग्री। Sir, I am telling you, I can tell you actual shelf life of that product, but it is related with some company interest, so I cannot disclose it on this public forum. No, I do agree. Only thing, what we are facing the difficulties in ISO audits regarding this. Sir, ISO audits, in ISO audits, you can write off that this is the supplier specification. We have to take that date of invoice for this shelf life.
ISO, fine. there is a provision. Yes, I have been in ISO for quite long time. I have handled ISO, complete ISO this certification, and there is a provision for the manufacturer in this specific case that you can write down there a case that in isocyanate we have been there has been instruction from supplier side from the date of this invoicing, the 6 month is taken. One more question, sir. Previously we were filling hardeners in a tin container. Yes. But what we found, those were getting gelation problem, so we started in bottles now. तो थोड़ा मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि वो टीन मैन्युफैक्चरर जब उसको सीलिंग करते हैं बॉटम या जो वेल्डिंग उनका होता है, क्या इसके वजह से वहाँ जो ट्रेसेस रह जाते हैं कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? टीन मेटल का कोई बिल्कुल वैलिड है। मैं उसका सर मैं पूरी अच्छी तरह से समझ गया हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है एक्चुअली। जो टिन कंटेनर्स बनाए जाते हैं ना, उन टिन कंटेनर्स के ऊपर एक लैकर्ड लेयर लगाई जाती है, एक स्पेसिफिक लेयर होती है। अगर क्योंकि जो टिन है ना, वो टिन बहुत क्या कहते हैं, रिएक्टिव मेटल होता है। टिन इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। जब भी आइसोसाइनेट के कंटेंट में आता है तो वो अपना एक टिन कंपाउंड बना देता है। इसकी वजह से, और वो धीरे धीरे उसको टिन कोरोजन भी बोला जाता है। सो जो भी लोग टिन कंटेनर्स का यूज करते हैं ना पैक करने के लिए, उनको अपने सप्लायर से ये एश्योरिटी लेनी चाहिए, कंटेनर मैन्युफैक्चरर से, कि ये जो टिन है वो लैकर्ड टिन होनी चाहिए, पहली चीज। और वो लैकर्ड टिन के अंदर अगर इस तरीके का कोई भी इश्यू होता है ना, तो वो टिन कंटेनर का ही इश्यू है, क्योंकि उसने लैकरिंग प्रॉपर नहीं की है। इसी वजह से ये सजेशन दिया जाता है कि आप एल्युमिनियम बॉटल्स में पैक करें, क्योंकि एल्युमिनियम बॉटल्स में पैक करते हैं तो उसका एल्युमिनियम और आइसोसाइनेट का रिएक्शन नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सच्चर पेंट से, प्रसन्नजीत सिंह जी। गौरव जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हो पाजी? बस ठीक है जी, आप बताएं। बस बढ़िया साहब। अच्छा गौरव, मजे ले रहे हैं बढ़िया वाले। अच्छा गौरव जी, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जैसे गगनदीप जी ने बोला था, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट में अगर जैसे सर्टेन एक मॉइस्चर फाउंड होता है, तो क्या मैक्सिमम डोजेज हम ले सकते हैं उसकी मॉइस्चर स्कैवेंजर की, कि जिससे हमारे मटेरियल में प्रॉब्लम ना आए? सर देखिए, मॉइस्चर स्कैवेंजर जब आप लिक्विड का केस यूज करते हैं, जब भी आप लिक्विड केस यूज करते हैं ना, तो उस केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उसकी डोजेज फिक्स हैं, 24 ग्राम्स पर 1 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज फिक्स डोज। अगर आप इससे कुछ भी ज्यादा लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, कम लोगे तो नुकसान होने वाला है। ठीक है। सो जो आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट का मॉइस्चर आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बेसिस पर उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ये केस टू केस, बैच टू बैच, सीजन टू सीजन वेरी करेगा सर। ओके, पर ये तो नहीं है ना कि अगर हम ज्यादा 1 kg और 1.5 kg से अबव भी ले लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी मटेरियल में कोई भी? सर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो देखिए, जब मैं आइसोसाइनेट की बात कर रहा था, जस्ट 1 मिनट, जब भी मैं आइसोसाइनेट की बात कर रहा था तो मैंने 3 तरीके मॉइस्चर स्कैवेंजर की बात कर रहा था, तो मैंने 3 तरीके के मॉइस्चर स्कैवेंजर बोले थे। पहला मॉइस्चर स्कैवेंजर मैंने बोला था पैराटोल्यूइन सल्फोनिल आइसोसाइनेट। तो उसके अंदर आइसोसाइनेट ग्रुप तो ऑलरेडी है, पर इसका क्या होगा, आपकी फाइनल कोटिंग पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अब आप आइसोसाइनेट एक्स्ट्रा दे रहे हो सिस्टम में। ओके, है ना, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसको आपको कैलकुलेट करा लेना चाहिए। जो आपका सॉल्वेंट है ना, उसका मॉइस्चर कैलकुलेट करके कर लीजिए। दूसरा क्या है, आप सॉलिड मॉइस्चर स्कैवेंजर का सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल कर लें। जैसे आपने नॉर्मली आपने सॉल्वेंट लिया 100 किलो, तो उसके अंदर 1 kg जो है वो जियोलाइट डाल दीजिए और 24 आवर्स छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद उसको फिल्टर कर लेंगे, तो अभी उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो अपनी लीस्ट डोजेज में पहुंच चुका होगा। ठीक है ना। नाउ अगर आपका जो रेसिडुअल मॉइस्चर बचा रह गया है ना, उसके लिए आपका जो मॉइस्चर, जो ये लिक्विड वाले यूज होंगे ना, उनकी डोजेस बहुत कम हो जाती है। वो सिर्फ अब प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के काम में आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, गॉट इट सर, थैंक यू। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चमक पेंट्स अहमदाबाद। यस सर, मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं थोड़ा सर एडिशन मैं पूछ रहा था। हम कभी कभी हमें ड्राइंग पिकअप के लिए, जैसे ठंड के मौसम में वगैरह, और ज्यादा मॉइस्चर भी होता है तब, जी हम एप्लीकेशन के लिए तो मना ही करते हैं,
लेकिन कभी कभी इमरजेंसी होती है तो देते हैं, तो उसके अंदर हम DBTDL डाल देते हैं। तो उसका फंक्शन एक्चुअल क्या था DBTDL? सर DBTL एक्चुअली रिएक्शन एक्सिलरेटर की जैसा काम करता है। DBTL जो है डाइब्यूटाइल टिन कैटालिस्ट को बोलते हैं। सो उसके अंदर जैसे देखिए जो टिन है ना, टिन मेटल जो है वो रिएक्टिव होती है बाय नेचर। तो टिन मेटल की प्रेजेंस की वजह से आइसोसाइनेट का रिएक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इस वजह से आपकी जो ड्राइंग है वो फास्ट हो जाती है। वो एज अ कैटालिस्ट काम करता है रिएक्शन एक्सिलरेट करने के लिए। ओके, थैंक यू। पर टिन कैटालिस्ट का यूज करते समय ये ध्यान रखिए क्योंकि टिन कैटालिस्ट कई बार कोटिंग को ब्रिटल भी करता है और फिल्म की फिनिश को खराब भी करता है। सो डोजेस बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। यस सर, सम परसेंट ओनली। यस यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित मिश्रा जी का। सॉरी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा सुन के। मिश्रा जी बहुत अच्छा लगा, आप आए इस प्रेजेंटेशन में सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए आए। डॉक्टर साहब मिश्रा जी रेगुलर आते हैं सर, और बड़ा इंटरेस्टिंगली और बड़ा पॉजिटिवली हम लोगों को सुन रहे हैं आजकल। और मैं तो बल्कि थैंक्स करना चाहूंगा उनका, बड़े खुले आसमान के अंदर घूम रहे हैं वो। बढ़िया बात है। फोटोग्राफी भी हो रही है सर, फोटोग्राफ सनसेट की। अरे क्या बात है सर, ये क्या कर रहे हो सर? अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये था कि जैसे पिछले कुछ सालों से पिगमेंट्स के अंदर लेड फ्री होता रहा क्योंकि लेड फ्री के सब्स्टिट्यूट्स आ गए। जी जी। कि किसी स्टेज पे जितना लेड फ्री का हंगामा हुआ पूरी दुनिया में, उसी तरह से आइसोसाइनेट्स के भी बहुत से हैजर्ड्स इश्यूज हैं। तो जिस दिन ये इसका कोई बहुत अच्छा हेल्दी सब्स्टिट्यूट आ गया, उस दिन लेड फ्री की तरह आइसोसाइनेट फ्री भी फैशनेबल हो जाएगा सर? सर देखिए अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लगता है, बट अगर किसी दिन ऐसा आएगा तो बिल्कुल फैशनेबल होगी ये चीज। एंड दूसरा एक ये भी पॉइंट है कि जो पॉलीयूरेथेन कोटिंग है वो बहुत वर्सेटाइल कोटिंग है। पॉलीयूरेथेन लिंकेज बहुत वर्सेटाइल लिंकेज है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट है किसी मॉलिक्यूल के लिए। लोग सर्च में लगे हुए हैं इस मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में अभी तक तो कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक चैट में मिस्टर नीलेश दवे जी हैं, उनका क्वेश्चन था। नीलेश जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। मुझे जी आंसर मिल गया, नाइट्रोजन का भी बताया, तो बॉटल ला के उसमें से प्योर कर देना, वो आंसर मिल गया मुझे। मिल गया आपको? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो सर जो आप पूछना चाहते हो? लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका ये ज्ञान और आपने जो प्रेजेंटेशन दी है आज, उसका बहुत फायदा हम लोगों को मिला है। क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं चमक पेंट से, अहमदाबाद से। बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए सर। हेलो सर, गौरव जी सर। जी हाँ जी सर। हाँ, मॉइस्चर के लिए क्या हम लाइन यूज करते हैं सर? लाइन यूज कर सकते हैं सर? आइसोसाइनेट पार्ट में यूज नहीं कर सकते। ओके ओके सर। गगनदीप जी पूछना चाह रहे हैं कुछ क्या? चलो गौरव जी, एक मेरे को बताना, नॉर्मल फिनोलिक इपॉक्सी फिनोलिक लेकर कोटिंग जो होता है हमारा कैन के ऊपर, दैट इज यू कैन से लाइक एज गुड एज एल्यूमिनियम, अगर हम पूरा लेकर कोटिंग कर लें, कि एल्यूमिनियम ही मोर प्रेफर्ड रहेगा बॉटल सर? देखिए नहीं सर, अगर प्योरली लेकर्ड है फिनोलिक मतलब फिनोल इपॉक्सी के साथ में, फिनोलिक इपॉक्सी के साथ में, तो कोई इशू नहीं है सर उसमें। नहीं है ना? तो एक मेरे को और बताएं, जो हम लाइनिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, द लाइनिंग सोल्यूशन इज यूज्ड टू एट द बॉटम एंड एट द ऊपर, जो उसका हमारा वो भी मतलब ऊपर का जो लिड होता है उसका भी बॉटम ही होता है, जो मतलब ऊपर और नीचे लाइनिंग सोल्यूशन यूज होता है। दैट वी कैन यूज वाटर बेस्ड, बिकॉज 90% लाइनिंग सोल्यूशन कैन मैन्युफैक्चरर्स जितने भी है ना, सब वाटर बेस्ड ही यूज करते हैं। जी। तो उसमें कोई इश्यू आने का सवाल तो नहीं आएगा, इवन दो इट इज नॉट इन डायरेक्ट लिंक विद द कोटिंग, मतलब वो रह तो अंदर ही जाता है, एंड इट evaporates also with the passage of time,
बट वो वाटर बेस्ड रहता है, लाइनिंग सोल्यूशन वाटर बेस्ड रहता है, जो बॉटम के ऊपर हम उसको सील करते हैं, यू नो, बिकॉज इसमें एयर पर्जिंग जानी है, तो वी कैन नॉट मेक अ कैन विच इज जस्ट विदाउट लाइनिंग एंड ऑल। सर देखिए उस केस में कैसा है कि नॉर्मली अगर आपका जो डब्बा बन के आया है ना, तुरंत अगर बन के आ रहा है तो उसको यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहे। अगर आप उसको 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होने के चांसेस मतलब नेग्लिजिबल होते हैं। राइट नहीं, नॉर्मली वैसे जो हमारे इन हाउस भी बनता है या जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जो इस तरह का होता है उसमें दे हैव गॉट द एयर ब्लो, they do that also, like in the process only they blow the air to remove water, but still मतलब अभी क्या है, फैशन ज्यादा नॉर्मल एमएस कंटेनर का ही ज्यादा हो गया है, एल्यूमिनियम बॉटल तो है ही है, ड्यू टू कॉस्ट एंड ऑल एवरीबॉडी इज यस एमएस कंटेनर्स का सर बहुत हो गया है, और वो लैकर्ड रहेंगे तो इशू नहीं रहता है। बस आपको क्या करना है कि जैसे आज आप आइसोसाइनेट पैक करने के पहले जो है ना, उसको थोड़ी देर धूप में छुड़वा दीजिए, मतलब बाहर रखवा दीजिए, थोड़ा सा सनलाइट आ जाए, उसके ऊपर पड़ जाए, थोड़ा टेम्परेचर चलो बढ़ जाएगा, उसको तो मॉइस्चर कंटेंट वो तो हमारे हाथ में, हम 1 वीक या 10 डेज उसको हम रख भी सकते हैं, वो जी 10 दिन के लिए उसको रख भी सकते हैं। सो मतलब अकॉर्डिंग टू, बिकॉज दिस इज वन डिसीजन वी वर एक्चुअली गोइंग टू मेक एंड वी वर डिसाइडिंग कि एल्यूमिनियम बॉटल्स अभी तक कर रहे हैं, तो अभी क्या है, कई जगह से प्रेशर है कि भाई वो प्राइसिंग एंड ऑल, तो वी वर जस्ट थिंकिंग कि इसको कैन में शिफ्ट करें या एल्यूमिनियम बॉटल में ही चलाएं आगे। अभी सर देखिए मोस्ट प्रेफर्ड मतलब मोस्ट सेफर जो दैट आई नो, बट स्टिल अगर उसको प्रिकॉशन लेके पूरा करें तो उसमें भी इक्वल लाइफ मिल जाएगा। यस लाइफ इक्वल है सर, मिल जाएगा ना। ठीक यस सर, जितने भी इम्पोर्टेड हो या जितना भी आउटसाइड कंट्री मतलब ये सब यूज हो रहा है ना, अभी एल्युमिनियम बॉटल्स बहुत रेयर केस में यूज रेयर हो गया। एग्जैक्टली अभी क्या है, इंडियन कंपनीज ने भी ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के बाकी सबने ही वो ये एमएस नॉर्मल कैन्स में ही आ गए हैं। वो सर जो इस छोटी पैकिंग है वो अभी भी शायद एल्युमिनियम में आ रही है, पर जितना भी बड़ा पैक साइज है वो सारा का सारा एमएस में या टिन उसमें कन्वर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, राइट। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं, और आज का सेशन, अभी किसी और का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो? वी आर हैप्पी दैट मुकुल हुलियलकर सर इज आल्सो विद अस नाउ। सर वन क्वेश्चन। हाँ शिरीष भाई बोलिए सर। सर हम मॉइस्चर कैवेंजर का आपका पीयू सिस्टम में तो सुना, कैन वी यूज दोज मॉइस्चर कैवेंजर्स इन इपॉक्सी जिंक रिच प्राइमर, जहाँ के गैस फॉर्मेशन हो जाता है बेस कंपोनेंट? ये सर बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है, अगर आप जिंक रिच प्राइमर के लिए जा रहे हैं तो जियोलाइट्स वगैरह को यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए सर। बात कर रहा हूँ प्योर केमिकल्स चेन्नई से। कौन प्योर केमिकल्स? संतोष जी बोलिए सर। डॉक्टर गौरव साहब वेरी गुड प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मेरा एक सवाल है कि अगर आइसोसाइनेट में आजकल ये ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ऐसे टर्म यूज किया है, तो ब्लॉकिंग ऑफ आइसोसाइनेट, अनब्लॉकिंग ऑफ आइसोसाइनेट, ये क्या होता है? ब्लॉक आइसोसाइनेट कैटलिस्ट, उसको फंक्शंस क्या है? सर देखिए आइसोसाइनेट्स नॉर्मली रिएक्शन के लिए प्रोन होते हैं, पर कुछ एक पर्टिकुलर जब आपको वन कंपोनेंट सिस्टम बनाना होता है और आपको पॉलीयूरेथेन कोटिंग डिजाइन करनी है वन कंपोनेंट सिस्टम में, तो आप नॉर्मली पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि आइसोसाइनेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो एनसीओ ग्रुप है ना उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल्स के साथ में, जिससे कि वो एक अपना टेम्परेचर आने के बाद ही अनब्लॉक हो सके। इसको ही अनब्लॉकिंग ऑफ आइसोसाइनेट बोला जाता है। अभी उसकी ज्यादा डिटेल में जाया जा सकता है, केमिस्ट्री में भी जाया जा सकता है, पर देखिए जनरल टर्म्स में यही कहा जाता है कि जब आपको वन कंपोनेंट पीयू सिस्टम बनाना हो तो आपको ब्लॉक्ड आइसोसाइनेट्स का यूज करना चाहिए। ब्लॉक्ड आइसोसाइनेट्स एक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद अपनी रिएक्टिविटी के लिए ओपन हो जाते हैं और फिर वो रिएक्शन करते हैं। ओके सर। अच्छा आगे चलते हुए हम आपको बता दें कि कल का सेशन हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेशन है। प्रोफेसर अनिल खन्ना इज गोइंग टू टेक टुमारो सेशन एट 3 PM और दैट सेशन विल बी ऑन थर्मोकूल हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स।
तो उस पे ये सेशन कल हमारा रहेगा 3 बजे। एंड अभी किसी और की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वी कैन टेक इट। जी प्रधान साहब। Sir, last question. You see, Yes, sir. generally these isocyanates are supplied, sorry for going the trade names, in L75 and L75 category. Are they what is the difference between these categories? सर एक्चुअली N75 और L75 आइसोसाइनेट्स की दो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। L75 इज फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री, N75 इज फॉर एलिफेटिक केमिस्ट्री। एलिफेटिक केमिस्ट्री में होने की वजह से उनकी आउटडोर स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है एरोमेटिक की वजह से, ठीक है। दूसरा जो 75 टर्म यूज किया गया है, उस 75 का मतलब है कि वो 75% डाइल्यूटेड। Okay. And sir, there is a difference in these two isocyanates so far as the PU forms, rigid forms and flexible forms are concerned. What is the, there are different isocyanates used for them or different polyols used for them? Different polyols are used for them. I think for foam it is polyether polyol, if I'm mistaken not. Correct me if I'm No, wrong. yes, you are right. For flexible foam or for rigid foam, in the formulation different ingredients are used, so that's why they make different foams. With the same formulation, you cannot make two different kind of this product. So in rigid foam, the polyols which is used, those are with nature having low molecular weight and some brittlity in their structure. Whereas in flexible foams, we use such kind of polyols which are having flexible structure. But what is chemistry of that? Polyether polyol or acrylic polyol? No, those are not acrylic polyols. Those are prepolymers of polyols. Oh, I see. Prepolymers. Prepolymers means along with NCO, correct? Yeah, NCO is always in part B and polyol is always in part A. So these but are what two is different prepolymer, sir? What is prepolymer, sir? Prepolyol. Prepolyols are generally glycol-based products. Okay. You must have heard some names: PPG 100, PPG 200, PPG 5000, kind of this. Correct. Right. Sir, I would like to declare here that I have worked in 10 years in polyurethane coating for anti-corrosive and waterproofing coatings. I will not name the company. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी टाइम भी हो रहा है साइन ऑफ करने का। और डॉक्टर गौरव, मैं सर आपका फैन हूँ सर। आपने इतना जबरदस्त आपके पास ज्ञान है और मुझे ये देखकर बड़ी मतलब आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि हमारे जो भी सेशंस होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर जरूर होता है सर। तो आई रियली वेरी वेरी मच हैप्पी एंड अप्रिशिएट करूंगा सर आपकी नॉलेज को। और ये कमाल की नॉलेज है आपकी। क्यों वरुण भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। कंक्लूडिंग कमेंट में आप भी कुछ बोल दो। बिल्कुल ट्रू भाई, क्योंकि आप तो इनको मुझसे पुराना जानते अरे हो। नहीं अरे नहीं, गौरव इज डूइंग रियली। वरुण ज्यादा तारीफ नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ। विकिपीडिया है, बैठ गए। हाँ जी, पुलकित जी बोल रहे हैं विकिपीडिया ही है, विकिपीडिया है ये। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी जो है, कुछ भी निकाल लो, इन्हें खोजना पड़ेगा। विकिपीडिया, राइट सर, बिल्कुल पुलकित जी सही कह रहे हो आप। चलिए सर, गौरव जी का हमारे को मेरे ख्याल से राजकुमार जी बोल रहे थे, ये उनकी आवाज है, राजकुमार जी की। अच्छा, नाम पुलकित आ रहा जी, नाम बेटे के नाम से। बेटे की आईडी आ रही है ना। ओके सर, आज कंक्लूजन में, कंक्लूसिव रिमार्क्स में जी, हेलो जी, हाँ जी, गौरव जी, आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है, वो काबिले तारीफ है, कहने की बात नहीं हो तो सबको पता ही है। और एक हमारे पास बीच में एक बहुत काबिल बंदे बैठे हैं जिनको हम कभी भी तारीफ नहीं करते कि उनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, वो है हमारे मनीष जी। ये सब उनकी है जो इन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है। तो हमें उनके लिए भी एक हमें 3 चेयर करना चाहिए। हम तो सर कोशिश कर रहे हैं कि सब जुड़े रहे। थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन एंड थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये सर इतना सबको का प्यार है मेरे लिए।
वैसे तो हमने कुछ किया नहीं सर, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमने कुछ किया नहीं ऐसा खास बड़ा कुछ भी। आप लोगों का साथ है, आप लोगों की वजह से है सर। मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया एक्चुअली, सच्चाई तो ये है सर। सब लोगों को इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना है, थोड़ा काम थोड़ा। The initiative is something which is taking initiative is something which is a leaders. अरे सर वरुण भाई, ये सबका प्यार है। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों की तरह मैं भी घर में लॉकडाउन में बैठा हुआ था, तो मेरे आया कि भाई क्या करना चाहिए, तो ये चीज आ गई। हालांकि मेरी डॉटर का ये आइडिया था कि इस तरह से आप कर सकते हो सेशन। सर सियाने पियो दे सियाने बच्चे ने ना, तो अच्छा काम तो करेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया कर रहे हो मनीष जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मुझे खुद अच्छा लगता है सर, मैं खुद बड़ा इंटरेस्टिंगली इन सब चीजों को सुनता हूँ, और मैं काफी हद तक कई चीजों को जान भी गया हूँ जो मुझे नहीं पता था। एज अ लेमैन मैं कह सकता हूँ कि नाउ आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स थैंक्स टू मुकुंद सर ऑल्सो। उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर हमारे कोई सेशन ऐसे लिए हैं जिन्होंने टेस्टिंग के अंदर हमारे को बड़ा कुछ बताया है, बड़ा कुछ सिखाया है। एंड देन वही कहते हैं कि गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट, ऑल स्पीकर्स आर वेरी गुड। यस यस, इंजन को स्टार्ट हमारे किया मुकुंद सर ने, और उसके बाद टेक ऑफ किया डॉक्टर गौरव, देन डॉक्टर रविंद्र जायसवाल, देन डॉक्टर अनिल बंसल। वी आर ब्लेस्ड। यस एग्जैक्टली सर आपको बड़प्पन है सर। सर उसीलिए तो कह रहा हूँ कि सर एक शेर याद आ गया था कि वो एक गाना था। Thanks to Manish ji and thanks to Corona also. नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। लोग मिलते हैं, कारवा बनता है, मैं तो ये कहूंगा। और हमने तो एक शुरुआत की थी। सर बहुत बढ़िया। चलिए सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, कल मिलते हैं सर। थैंक यू गौरव जी, बहुत मेहरबानी। रखें। आज का एक्सपीरियंस आपका क्या है, आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालना है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मुझे अपना नंबर भेज दें, मैं उनको जोड़ देता हूँ। और कल हम लोग आपस में दोबारा मिलेंगे 3 बजे प्रोफेसर अनिल खन्ना के साथ इंशाल्लाह। और आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि सेफ रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। अभी कंडीशन थोड़ी ऐसी है कि हम लोग जितना अपने आप को संभाल के रखें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको शाम को इसकी वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगी। ओके सर, नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। थैंक्स गौरव जी, थैंक्स वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।